नमस्कार। आज हम 10th क्लास के इतिहास के एक अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। 10th क्लास हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पहला अध्याय है। इसमें हम उस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, यूरोप के बारे में बात करेंगे, जिसे आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की वजह से जाना जाता है। आज जो उसकी तस्वीर है, जो प्रगति किए हुए देशों की जो तस्वीर है, हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उन्होंने भी बहुत भारी संघर्ष किया। जो उस समय की वहाँ पर जो प्रशासन था, अथॉरिटी थी, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वहाँ की जनता का शोषण किया जाए। लेकिन वहाँ पर समय समय पर ऐसे रेवोल्यूशन हुए जिसकी वजह से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और आज का यूरोप हम पाते हैं जो इकोनॉमिकली इतना एडवांसमेंट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक तरह से धरती पर स्वर्ग है। वहाँ का सिस्टम इतना डेवलप है कि बहुत सारे लोगों की कल्पना होती है कि वो यूरोप जाएं, वहाँ पर उनको सिटीजनशिप मिले, वहाँ पर उनको घूमने का मौका मिले। जो कह सकते हैं कि वो आज का जो यूरोप है वो वास्तव में इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जिस समय वहाँ पर बहुत सारा लोगों ने संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज उन्हें ये डेवलपमेंट देखने को मिली है। तो हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पूरे यूरोप में अलग अलग जो देश थे। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार एटलस की बुक लें और यूरोप के कंटिनेंट को देखें। यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, पोलैंड, इन सब देशों पर नज़र डालें। हम बात करेंगे यूरोप की। इस चैप्टर को हमने 6 भाग में डिवाइड करके पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। अगर छोटा भी चैप्टर हो तो उसको टुकड़ों में करके पढ़ना चाहिए, हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड एम्परलिज्म। इन 6 भागों को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट करके करेंगे। फिर कलेक्टिवली इनको हम देखेंगे और इनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक व्यक्ति की कल्पना से। एक व्यक्ति था, फ्रेंच का आर्टिस्ट था, जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। जैसा हमें मालूम है कि फिलोसफर्स की जो आइडियोलॉजी होती है उससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उनके भी विचार बदलते हैं। ठीक उसी तरह से जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी कला के नमूने से लोगों पर प्रभाव डालते हैं, और ख़ास करके चित्रकार, क्योंकि चित्रों की भाषा मूक लोगों को या जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको भी समझ में आती है। तो फ्रेडरिक सोरियू के 4 प्रिंट से, 4 पिक्चर से ये चैप्टर शुरू होता है, जिसमें फ्रेडरिक सोरियू ने कल्पना की एक डेमोक्रेटिक, सोशल, रिपब्लिक, और यू कैन वन मोर वर्ड इज देयर, दिस डेमोक्रेटिक, एक इस तरह के विश्व की कल्पना की जिसमें सभी लोग मिलकर के इकट्ठा रह सकें, सभी को इक्वल राइट हों, सभी लोग के सामने इक्वल हों। तो उन्होंने अपनी पिक्चर के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया कि किस तरह से अगर ये हो जाए तो पूरा विश्व शांति से रह सकता है। तो उन्होंने एक सीरीज में 4 पुस्तकें, 4 प्रिंट लिए, 4 चित्र बनाए। आप देखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे यूरोप के और अमेरिका के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, फ्रेंच हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, पोलैंड के, हंगरी के, वो सभी मूव कर रहे हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन था कि फ्रेडरिक सोरियू ने ऐसा माना कि अगर विश्व इस तरह से हो जाए, वहाँ पर सभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को माने, सभी लोग एक साथ रहें, तो एक ऐसे विश्व की कल्पना की जा सकती है जो शांतिपूर्वक सभी आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं। और उसी पिक्चर में बहुत सारे जो फ्रेगमेंटेड हैं, टूटे हुए, डिजास्टर हुए, कुछ चित्र के टुकड़े भी दिखाए हुए हैं, कुछ चीज़ों के टुकड़े दिखाए हुए हैं। उनसे हमें पता लगता है कि ये जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब एक नया यूरोप सामने आ रहा है। और इस 4 सीरीज़ का जो थीम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था, रिमूवल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, के यूरोप में जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस थे, जिस तरह से मोनार्की, राजशाही, या जो एब्सोल्यूट पावर ऑफ चर्च, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे और एक वर्ल्ड नेशन के रूप में उभर रहा था।
जहां पर सभी लोग समान हैं। ये कल्पना थी उस आर्टिस्ट की जिसने ये चाहा कि पूरा विश्व एक साथ रहे। फिर कहा कि इक्वालिटी, सभी को इक्वल माना जाए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट के नाम पर, क्रीड के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिपब्लिक हो और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए। ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से शुरू होता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की, उस समय की 19वीं सेंचुरी की कल्पना को आप लोग भी आज विजुलाइज करने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक बार इसको चेक करें, 6 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर था, आप लोगों ने उसको भली भांति पढ़ा होगा, या फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो 9वीं कक्षा का पहला अध्याय है आपको मिल जाएगा। बेहतर होगा उसको एक बार आप देख लें। फ्रांस के बारे में उसी में मैंने बताया है कि मेटरनिक ने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस में जो भी गतिविधियां होती हैं उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है। तो ये चैप्टर, पहला जो पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, शुरू होता है कि किस तरह से जो रेवोल्यूशनर्स थे उन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लिए जिसकी वजह से कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आई। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टेप्स वाज टेकन बाय द रेवोल्यूशनर्स टू क्रिएट द कलेक्टिव बिलोंगिंग इन फ्रांस। इनको भी टुकड़ों में डिवाइड किया है, ABCDEF, 6 पार्ट हैं ये। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में हुआ था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रूटेड आउट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की, लुइस 16। उसके बाद जो रेवोल्यूशनर्स ने स्टेप लिए जिसकी वजह से कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आई पूरे फ्रांस में, वो किस तरह से है। पहला पॉइंट देखिए आप, लॉ पैट्रिक, लॉ सिटोयन, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या होता है इसका मतलब? लॉ पैट्रिक का मतलब होता है कि नेशन को फादर के रूप में माना जाए, फ्रांस को फादर के रूप में कंसीडर किया जाए। तो लॉ पैट्रिक मीन्स फ्रांस शुड बी कंसीडर्ड एज फादर। लॉ सिटोयन, सिटीजन मीन्स जैसे पिता के लिए सभी सिटीजन समान होते हैं, उसी तरह से फ्रांस के लिए, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सभी लोग समान रहेंगे। क्योंकि हमें मालूम है फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। 2 एस्टेट के जो लोग थे उनको कुछ बाय बर्थ प्रिविलेज मिली हुई थी, लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग थे डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते थे, एक्सप्लोटेशन हुआ करता था। लेकिन रेवोल्यूशनर्स ने ये आइडिया दिया कि पूरे के पूरे फ्रांस में जितने भी सिटीज़न रहते हैं उनके साथ बिना किसी भेदभाव के ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंग फीलिंग, फ्रांस शुड बी कंसीडर्ड एज फादर एंड ऑल द सिटीजन्स आर द फैमिली मेंबर्स। द सेकेंड वन, न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज अडॉप्टेड। एक नया फ्रांस का फ्लैग जो है, झंडा जो है, उसको अडॉप्ट किया गया, जिसमें 3 कलर थे, ब्लू, वाइट, रेड। ये तीनों कलर तीनों एस्टेट को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। इससे भी जब एक ही फ्लैग में तीनों एस्टेट के लोग आते हैं, तीनों एस्टेट के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग को बढ़ावा मिला। तीसरा है एस्टेट जनरल। मैंने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया हुआ है, एस्टेट जनरल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो ये डिसाइड किया करती थी कि टैक्स को कैसे और कब इंक्रीज किया जाए, जिसमें तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे। उसको बदल करके नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। नेशनल असेंबली जिसमें तीनों एस्टेट के लोग बैठेंगे और जो तीनों एस्टेट के लिए सही होगा वही किया जाएगा। तो ABC। उसके बाद आता है न्यू हिम्स। जैसे आपको मालूम है हमारे देश में भी नेशनल सॉन्ग हैं, नेशनल सॉन्ग है, जैसे मैंने बताया भी था आपको, वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलयज शीतराम हमारा नेशनल सॉन्ग है। इसी तरह से और
बंगाल में इस सॉन्ग का रेवोल्यूशनरी फीलिंग्स को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह से लो मर्सेल्स वहाँ का जो नेशनल सॉन्ग है वो है उस समय में 1792 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। किसने बनाया था? क्लाउड जोसेफ रॉगेट डे लिस्ले ने एक नेशनल सॉन्ग तैयार किया गया जिससे एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग डेवलप हुई। उसके बाद है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरे के पूरे फ्रांस में एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया गया। क्या मतलब है? पहले फ्रांस छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। फ्रांस में अलग अलग जगह पर अलग अलग करेंसी इंट्रोड्यूस की जाती थी और अलग अलग मेजरमेंट के वेट के मेज़र किए जाते थे, लेकिन रेवोल्यूशनर्स ने इनको कलेक्टिव बिलोंगिंग को क्रिएट करने के लिए एक करेंसी और एक मेजरमेंट सिस्टम को डेवलप किया जिससे कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग डेवलप हुई। उसके बाद है लैंग्वेज। डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट जगह में रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन रेवोल्यूशनर्स ने 1789 के बाद ये डिसाइड किया कि फ्रांस को एक कॉमन लैंग्वेज दी जाए, फ्रेंच, जिससे एक कॉमन लैंग्वेज होगी, ज़्यादातर लोग उसी को बोलेंगे, जिससे कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग डेवलप होगी। इस तरह से इन आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया और ये भी किया गया रेवोल्यूशनर्स के द्वारा कि न केवल फ्रांस में अपितु यूरोप के दूसरे देशों में भी इन फीलिंग्स को बढ़ाया जाएगा, आगे रखा जाएगा, ताकि वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम है, जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए और एक दूसरी तरह का यानी रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। तो जो पहला पार्ट है इन 6 में से, उसमें से पहला पार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने किया है, जिसमें हमने ये कुछ स्टेप किए हैं। मेन क्वेश्चन है कि कलेक्टिव बिलोंगिंग को रेवोल्यूशनर्स के द्वारा कौन से स्टेप्स के द्वारा डेवलप किया गया, कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग को इंक्रीज किया गया, स्प्रेड किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो इसको आप लिख लें। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज यस, जैसा हमें पता है फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश किया गया था, हटाया गया था। लुइस 16 को वहाँ से हटा करके फ्रांस को एक रिपब्लिकन कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन लास्ट के जो 18th सेंचुरी के जो डेकेड्स थे, उसमें भी जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो उतना संभल नहीं पाया था, जिसके चलते एक आर्मी जनरल जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है, वो पिक्चर में आते हैं और पूरे देश को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिनको इतिहास में डिक्टेटर के रूप में न जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका जन्म 1769 में हुआ था और उनकी डेथ 1821 में हुई थी। और फ्रांस के जब वो एम्पीयर बने 1804 में और 1814 तक उन्होंने करीबन एक डेकेड तक, एक दशक तक फ्रांस को अपने कंट्रोल में रखा। उनको एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रयास किया कि आसपास के प्रयास क्या किया, उन्होंने सारे आसपास के इलाके विजिट किए अपनी किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, फ्रांस को एक्सपैंड करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जिसकी वजह से आज भी मिलिट्री स्कूल्स में उनकी जो बायोग्राफी है, लाइफ जो हिस्ट्री है, जो मिलिट्री कमांडर के रूप में उनकी लाइफ रही, उनको पढ़ाया जाता है। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी शुड ट्राई टू रीड द लाइफ ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, what step he has taken in France, and also to expand the kingdom of France, how he worked for the expansion of the border of the France. Here we are going to discuss about the rule and regulation which he established in 1804, which is known as Civil Code 1804, which is also known as Napoleon Code. ऐसे कौन से रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए नेपोलियन के द्वारा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर नेपोलियन बोनापार्ट ने रियलाइज किया कि सबसे पहले फ्रांस के सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर के फ्रांस की एक्सपेंशन के लिए मुझे दूसरे देशों की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड को कंकर करने के लिए निकल जाऊंगा, जीतने के लिए निकल जाऊंगा, और मेरे अपने ही लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, तो जो मेरा वर्ल्ड को फतेह करने का जो इरादा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग
He realized that he should try to accommodate, adjust the native people of France, and he took certain steps. These are the steps which he took. The very first, और जिसको सिविल कोड 1804 के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, पहला उन्होंने क्या किया? इक्वलिटी बिफोर लॉ. ही रियलाइज दैट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स in the French constitution that some people do not have to cast the vote, right to cast the vote. Certain privileges are given by birth to certain people. So he abolished all the privileges given by birth and also given the equal status to third estate people. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले उन्होंने जो फ्रांस के लोग थे उनको इक्वलिटी का दर्जा दिया, पहला काम उनका था. दूसरा उन्होंने क्या किया? राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, उन्हें ये डर था कि उनकी ज़मीनों को छीना जाएगा. नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको रियलाइज़ किया और रियलाइज़ किया अगर वास्तव में इनकी ज़मीनों को छीना गया, इनसे उनकी ज़मीन ली गई ज़बरदस्ती, तो डेफिनेटली दे विल रिवॉर्ड. सो ही मेड सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन. द लैंड विच दे वर हैविंग विद दैम दैट मस्ट रिमेन विद दैम ओनली. एक ये स्टेप उठाया गया. उसके बाद सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लोगों के करीब लाने के लिए बड़ा सिस्टम ठीक ठाक किया गया. एक करेंसी की गई, एक मेजरमेंट का सिस्टम किया गया सभी की सभी जगह पर. और शुरू में जो बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, उन्हें इनका बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि एक करेंसी होने से उनकी जो प्रॉब्लम सामने आ रही थी अलग अलग करेंसी की, अलग अलग टैक्स सिस्टम की, वो ख़त्म हो गई. उसके बाद फ्यूडल सिस्टम जो था, फ्यूडल सिस्टम होता है कि जैसे हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम से आप इसको समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो नोबल्स होते हैं वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का शोषण होता है. तो फ्यूडल सिस्टम को बिल्कुल एबोलिश कर दिया गया. जो पीजेंट्स थे वहाँ के, जो फोर्स्ड लेबर के रूप में बेगार उनसे करवाई जाती थी, बॉन्डेड लेबर के रूप में काम कराया जाता था. मैनोरियल ड्यूज, उनसे घर में बेगार करवाई जाती. बेगार होता है काम करवा करके पैसा ना देना. बॉन्डेड लेबर होता है बंधुआ मजदूर. मैनोरियल ड्यूज होता है कि फोर्सली उनसे, जो बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग हैं, घरों में काम करवाया जाता है. ये बाय बर्थ प्रिविलेज होती है उन लोगों को कि वो इनसे काम ले सके. तो जो पीजेंट थे, जो एक फ्रांस की सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका था, उनको खुश करने के लिए, और जो सही भी था, उनको इन सभी सिस्टम से मुक्ति दिलवाई गई. बॉन्डेड लेबर वॉज एबोलिश्ड, मैनोरियल ड्यूज वर एलिमिनेटेड, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ड. व्हाट इज गिल्ड? बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना एक श्रेणी बना लेते हैं. श्रेणी मतलब कि एक ग्रुप बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं, और उस यूनियन में वो बाहर के किसी भी लोगों को एंटर नहीं करने देते. उनकी गिल्ड बन जाती है, श्रेणी बन जाती है, यूनियन बन जाती है, जिसकी वजह से नए लोग व्यापार में एंटर नहीं कर सकते. सो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया ताकि नए लोग भी व्यापार के लिए आ सकें. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया. मतलब कहने का क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले फ्रांस के लोगों के लिए कार्य किया, क्योंकि उसकी जो मंशा थी, ही वांटेड टू कनकर द एंटायर वर्ल्ड एंड ही रियलाइज्ड फर्स्ट ही मस्ट सेटिस्फाइड द पीपल ऑफ द फ्रांस, then he has to move to further areas, because if without satisfying the need of the native people he will move abroad, he will move further, then maybe they will revolt from his back. So first he tried his level best to settle down all the problems of the France. Initially he was supported by all the people, businessmen, traders, third estate people. Everybody supported him. They realized that definitely certain positive changes these are, and these are in the benefit of the France people. But slowly and slowly they realized that their political freedom has been taken away. Certain restrictions were imposed on them. Taxes were increased, क्योंकि एक बड़ी आर्मी के लिए पैसे की आवश्यकता थी. दैट्स वाई नेपोलियन बोनापार्ट इंक्रीज द टैक्सेस. उसके अलावा आर्मी को ज्वाइन करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी, तो फोर्स्ड
आर्मी में ज्वाइन करवाया गया और धीरे 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 लोगों का भ्रम जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से हटने लगा। खैर, हमने यहाँ पर सिविल कोड 1804 के बारे में बात करना है कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट इन दिस कोड, नेपोलियन कोड, और उन्होंने क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस डेवलप किए, ये हम लोगों ने किया है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो हमने 6 पार्ट डिवाइड किए थे, उसमें से पहला तो ये है कि कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए रेवोल्यूशनर्स ने क्या किया। दूसरा है जो 1804 नेपोलियन कोड किसको कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। ओके, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। देखिए, अभी आप मेरे कहने से काम करिए, आप अपनी बुक को उठाइए। जो मैंने इससे पहले बताया है एक बार आप अपनी बुक में जाकर के देखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरी वीडियो जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि एसएसटी को कैसे पढ़ा जाए। अगर आप विद इन 72 आवर्स रादर 48 आवर्स में आप लिटरेचर को नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अभी तक जो मैंने किया, क्योंकि ये यूरोप का चैप्टर है, हम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, हमें बहुत सारी बातें इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही नहीं मालूम है, और ये तो हम यूरोप की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है एक बार उसको देखें, और यहाँ पर भी चलो उसको भी अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये देखें कि मैं जो सेकंड पॉइंट कर रहा हूँ, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक एक पार्ट को धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद जब पहला पार्ट हो जाता है, आपके लिए बेहतर रहेगा एक बार उसको बुक में पढ़ लें, आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहां पर मैं आपके लिए सिस्टम लेकर के आया हूं। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम्स हैं। जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप में ये सारे देश जो हैं, जैसे हमारे किंगडम हैं, पहले किंगडम हुआ करते जिनको आज हम इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। हमने देखा कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप है वहां पर मोनार्की हुआ करती थी। उसके अलावा जो हैब्सबर्ग एम्पायर था। तो पहला पार्ट जो है प्रॉब्लम्स का, उसको हम टेकअप करेंगे। दूसरा है 3 क्लासेस। जो यूरोप में जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उसमें सोसाइटी में 3 पार्ट थे, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और मिडिल क्लास। देन वी विल डिस्कस अबाउट लिबरलिज्म। 9th क्लास में हमने 3 तरह की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में, लिबरलिज्म, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वहां पर आपको समझ में नहीं आया तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, लिबरलिज्म का सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में क्या मतलब है, और जोल्वेराइन क्या, पर्शिया के इनिशिएटिव से जोल्वेराइन एक जो बनाया गया सिस्टम, उसमें क्या स्टेप्स लिए गए। उसके बाद कंजर्वेटिव्स कौन थे, जैसे मैंने बताया 9th क्लास में हमने 3 आइडियोलॉजीज के बारे में बात किया है। एक आइडियोलॉजी थी लिबरल्स की, दूसरी आइडियोलॉजी थी रेडिकल्स की, और तीसरी आइडियोलॉजी थी कंजर्वेटिव्स की। उसके बारे में हम मीनिंग पढ़ेंगे। वियना की जो ट्रीटी हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और क्रिटिसिज्म, इसके बारे में क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए, कंजर्वेटिव्स के बारे में, लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में, वो डिटेल में पढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरीज पे आएंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, और एक ये रिवोल्यूशनर हुए हैं मैजिनी, इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर को 6 टुकड़ों में डिवाइड किया था। जो उसका दूसरा पीस था वो मैंने यहां उठाया है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसको फर्दर मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला पार्ट जो है प्रॉब्लम्स का, वो मैं टेकअप कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया, आज जो हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड का नाम हम लोग सुनते हैं, मिड 18th सेंचुरी तक ये लोग छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइड हो रखे थे। ईस्टर्न और जो वेस्टर्न यूरोप था वहां पर मोनार्की फैली हुई थी। उसके अलावा रोमन एम्पायर के नाम पर हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो छोटे छोटे नेशंस को मिला करके छोटे छोटे नेशंस के टुकड़े थे, जिसमें इटली का भी एक हिस्सा था। उसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, अल्पाइन, बोहेमिया, ये सारे के सारे एक पैचेस कह सकते हो, टुकड़े थे। इस सबको मिला करके हैब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता है। व्हेन यू विल सी द हिस्ट्री of Europe, you will find Habsburg Empire created the kingdom on the name of the Holy Roman Empire, and these were the part of the Habsburg Empire.
अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि नेशनलिज्म के लिए इट वाज नेसेसरी टू फीलिंग ऑफ नेशन। अब नेशन क्या होता है? नेशन में बताया गया है जब एक ही रिलीजन के, कल्चर के, आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये डेवलप नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी था। और यहां पर हम देखेंगे कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसके जो अलग अलग पार्ट थे उनमें अलग अलग लैंग्वेज को बोला जाता था। जैसे रीजन था एल्पाइन एंड बोहेमिया, वहां पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। उसके अलावा लंबार्डी और वेनेशिया था, वहां पर इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। हंगरी में आधे पार्ट में मगैर बोली जाती थी और हाफ में वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक इसी तरह से इटलिया में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। हैब्सबर्ग एम्पायर, दैट वाज द पैचवर्क ऑफ मैनी नेशन, different language was spoken in these areas, but to create the feeling of nationalism and create the feeling of a nation, a common language was required. So this was a great problem to create the sense of belongingness and to rise the feeling of nationalism. How it will rooted out, इस पर ओवरकम कैसे किया गया उसको देखेंगे। उसके बाद है 3 क्लासेज, जो राइज ऑफ the making of nationalism in India, in Europe, sorry, the making of nationalism in Europe का जो सेकंड पार्ट है, 3 क्लासेस, जो यूरोप की जो पॉपुलेशन है उसमें 3 तरह के क्लास यानी कि बाइफर्केशन सोसाइटी में पाया जाता था। एक लोग थे एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट स्मॉल ग्रुप था, कम लोग हुआ करते थे, उनके पास बड़ी बड़ी लैंड के टुकड़े हुआ करते थे, बड़े हाउसेस हुआ करते थे। वो डिप्लोमेसी के लिए और हाई सोसाइटी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। जो मैरिज के जो रिलेशंस थे वो अपने ही ग्रुप में डेवलप किया करते थे। तो एक तरफ तो एरिस्टोक्रेसी का ग्रुप था, वन ग्रुप वॉज एरिस्टोक्रेसी। दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज for diplomacy and for high society. They were owning a vast land. They made the marriage relation within their group. They were the small members, means they were leading a luxurious life, although they were in number very small group. Second was peasantry. This was a very big group. Most of the population, more than 80% population was framed by the peasantry. They were the labor. They were not having much of land. They were paying the taxes. No lands they were having. So you can say peasantry was the group which was suffering the most. The next third one is middle. अब आप देखिए, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई थी वो इंग्लैंड में आई थी मिड 18th सेंचुरी में। उसके बाद जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की तरफ, फ्रांस की तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई थी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो ट्रेड होना शुरू हुआ। नए नए जो ग्रुप्स थे ट्रेडर्स के वो उभर करके सामने आए, व्यापारी सामने आए। अब व्यापारी सामने आए, थोड़ा पैसा जनरेट होने लगा, लोगों के पास एजुकेशन आने लगी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एजुकेशन होने के बाद प्रोफेशनल्स आने लगे, जिसमें टीचर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे। ये जो नया तबका उभर करके सामने आया इसी को मिडिल क्लास कहा जाता है। और सबसे ज्यादा रॉन्ग पॉलिसीज के लिए जो वॉइस को रेज किया वो इसी मिडिल क्लास ने किया था, बिकॉज दे वर अवेयर अबाउट द डेमोक्रेसी, द व्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रिपब्लिक एटसेट्रा। दे हैव गिवन these ideas. Why? Because they were the educated, they were having the knowledge of the literature, they were aware that this authority is doing wrong, so they raised the voice. See, यहाँ पर the making of nationalism in Europe में हमने 2 बात की हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, एक नेशन की फीलिंग के लिए, नेशनलिज्म के लिए कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती है, वो नहीं थी। जो सोसाइटी डिवाइडेड थी वो 3 पार्ट में थी, एरिस्टोक्रेसी स्मॉल ग्रुप, पीजेंट्री बिग ग्रुप, मिडिल क्लास न्यूली एमर्ज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, जो फर्स्ट के 2 पार्ट थे आपने देखा, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम के और सोसाइटी के जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था वो हमने डिस्कस किया। जो थर्ड पार्ट है
लिबरल नेशनलिज्म, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि जो हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या रोल रहा, और जोल्वेराइन क्या था। तो सबसे पहले मीनिंग पे आ जाते हैं। देखिए, जो लिबरलिज्म है उसकी जो शब्द जो आया है वो लैटिन भाषा के लिबरल से आया, लिबर से, उसका मतलब होता है फ्री। यहां पर लिबरलिज्म का मीनिंग है आइडियाज की फ्रीडम, मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी। तो लिबरलिज्म एक तरह की आइडियोलॉजी है जिसमें फ्रीडम में, इक्वालिटी में बिलीव किया जाता है। तो लिबरलिज्म वो आइडियोलॉजी है जिसको फॉलो करने वाले सोसाइटी के बारे में अपना क्या विचार रखते हैं देखेंगे। जो ये विचार रखते हैं उनको लिबरल कहा जाता है। वो कुछ लिबर्टी चाहते हैं, कुछ इक्वालिटी चाहते हैं। तो लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी वाले लोग थे, जो लिबरल्स थे, उन्होंने कंपैरिजन किया सोसाइटी में। किस सोसाइटी से? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। जो ये लिबरलिज्म थे, ये मिडिल क्लास वाले लोग थे। जो मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास थी वो ये लोग थे, मिडिल क्लास वाले, लिबरलिज्म। उनका क्या आइडिया था सोसाइटी के बारे में? एक तो इक्वालिटी होनी चाहिए, लॉ के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर होने चाहिए। किसी को भी प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए जो फ्रांस में मिलती थी, या और जो मोनार्की के जो स्टेट थे, कंट्री थे, उनमें बाय बर्थ प्रिविलेज दी जाती थी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले लोगों को। तो जो लिबरल लोग थे उनका मानना था कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, देयर शुड नॉट एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज बी गिवन, देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशन, proper rule and regulation should be there, the power of the government should be limited, the rights of the citizen given to the citizen. So a proper constitution they were believing in, and they were saying that a parliament kind of government should be there, the representative should be elected by the people of India. These were the views of liberal. But what happened? Even then the government of liberal people came, they were not able to provide the equality to all. और खास करके कहाँ पर नहीं प्रोवाइड करा पाए? सफ्रेज में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में। उनकी गवर्नमेंट आने के बाद भी वोमेन को और जो टैक्स पेयर नहीं हैं, जो एक्टिव सिटीजन नहीं हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। तो पूरी तरह से वो लिबरल भी नहीं थे। तो पहला तो हमने बात किया लिबरल का मीनिंग। लिबरल का मतलब होता है फ्री। ये एक आइडियोलॉजी है, मिडिल क्लास के लोग हैं जो सोसाइटी के बारे में ये चेंजेस चाहते हैं। जो ये चेंजेस चाहते हैं उनको लिबरल कहा जाता है। दूसरी हमने बात करनी थी कि जो इकोनॉमिक स्फीयर है उसमें क्या है। आप देखेंगे यूरोप में, अगर 18th सेंचुरी के यूरोप में हम लोग नज़र डालते हैं तो हमें क्या पाता है? उन्होंने क्या आवाज़ उठाई कि मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए, हम अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को किसी भी मार्केट में ईजिली जा करके बेच सकें। लेकिन उनके सामने एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि यूरोप में, जैसे मैंने हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बताया, उसके अलावा जो मोनार्की सिस्टम बताया ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में, उसके अलावा जो बताया इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड किंगडम में डिवाइड हो रखे हैं। तो करीबन 39 टाइप ऑफ करेंसी हैब्सबर्ग एम्पायर में थी, यानी कि 39 तरह की करेंसी चलती थी। और आपको जानकर के ताजुब होगा 1838 में हैब्सबर्ग से न्यूमेरबर्ग, जो एक जर्मनी का इलाका है, वहां पर जाने के लिए 11 कस्टम ड्यूटी को पार करके जाना पड़ता था। दिस वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इफ अ ट्रेडर वांट टू गो फ्रॉम हैब्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग, then he had to cross 11 custom duties, and at every custom duty he had to pay 5% tax. You just imagine कि उसको ये व्यापार करना कितना महंगा पड़ता था, और उसके बाद भी उसका प्रोडक्ट का उसको सही रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कुछ फाइनल नहीं था। कारण था क्योंकि जो वेइंग था, मेजरमेंट था, वो भी इन स्टेट्स में अलग अलग था। आप बुक में पढ़ेंगे कि हैब्सबर्ग के ऑस्ट्रिया में कुछ और सिस्टम है, हंगरी में कुछ और सिस्टम है वेट का। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्स है 1 kg, यहाँ भी 1 kg है, और आप राजस्थान चले जाएं वो भी 1 kg रहेगा। लेकिन वहाँ पर अलग अलग स्टेट में वेइंग का अलग अलग सिस्टम था, मेजरिंग का अलग अलग सिस्टम था, करेंसी अलग अलग थी। दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग।
तो लिबरल पीपल वर सेइंग कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, इस कस्टम ड्यूटी से, टैक्स से हमें रिलीफ मिलना चाहिए, और हमारी जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उसमें हमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। दीज वर द डिमांड और व्यूज ऑफ द लिबरल पीपल। ड्रॉबैक्स क्या थे, मैंने बता ही दिया आपको, करेंसी और वेट का। और वो क्या चाहते थे, जो स्टेट, मैंने बताया आपको, स्टेट का जो इम्पोज्ड है रेस्ट्रिक्शन किस चीज पर, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको हटाया जाना चाहिए, और टैक्स को रिडक्शन या रिड्यूस किया जाना चाहिए। इन सब बातों का जो लिबरलिज्म के व्यूज थे सोसाइटी के बारे में और इकोनॉमी के बारे में, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, पर्शिया ने इनिशिएटिव लिया 1834 में, पर्शिया ने, और एक यूनियन को डेवलप किया, जोल्वेराइन। मैंने बताया था फर्स्ट मीनिंग, सेकंड इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर हियर वी हैव डिस्कस्ड, दिस वाज द इकोनॉमी, एंड देन द जोल्वेराइन। बेसिकली जोल्वेराइन वाज अ यूनियन which was established in 1834 with the initiative taken by the Persia। अब वहां पर उन्होंने क्या क्या लिया, एक तो जो टैरिफ सिस्टम था, मैंने बताया था आपको कि 11 तरह की कस्टम ड्यूटी देना पड़ती थी, 5% हर चुंगी पर, हर नाके पर देना पड़ता था, उस सिस्टम को हटा दिया गया। तो यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड टैरिफ सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। दूसरा क्या, करेंसी, जो 39 तरह की करेंसी थी, 39 तरह की करेंसी थी, उन सबको घटा करके 2 तरह की करेंसी कर दी, कि ये 2 तरह की करेंसी है, आपको लेन देन में, गिव एंड टेक में जो हेल्प चाहिए उसमें 2 तरह की करेंसी रहेगी। उसके अलावा ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करके और उनको कन्विंस करके नेटवर्क ऑफ रेलवे को डेवलप किया गया। तो ये आपका मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में थर्ड पार्ट है, लिबरल नेशनलिज्म, मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। द नेक्स्ट वन इज व्हाट वर द व्यूज ऑफ द मिडिल क्लास लिबरल पीपल्स अबाउट सोसाइटी, एंड सेकंड वाज इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में उनके लिबरल्स के क्या व्यूज थे, और थर्ड था जोल्वेराइन विच वॉज एन यूनियन। तो ये आपको मैंने थर्ड पॉइंट किया है। नेक्स्ट पार्ट है इसका न्यू कंजर्वेटिव, इसके बारे में, और द रेवोल्यूशनरीज। मैंने अभी देखा कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, इसलिए इस व्याख्यान को, इस लेक्चर को मैं यहां पर स्टॉप करना चाहूंगा। उसके बाद हम इसका जो पार्ट बचा है न्यू कंजर्वेटिव और रेवोल्यूशनरी का, ये पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपके पास बुक है, हाँ मैप बुक जरूर लीजिएगा। आपके पास जो एटलस है उसमें आप लोकेशन देखिए, आज की जो इटली है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब देशों को देखिए, क्योंकि जनरली यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी और टाइम टू सी द मैप ऑफ यूरोप। दिस इज द टाइम, सही मैं बता रहा हूं। आगे जाकर के आपके पास और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे 10th क्लास में। अभी आपके पास टाइम है कि आप उस बुक को उठाएं, उसमें यूरोप पे नज़र डालें। यूरोप के जिन देशों का मैंने जिक्र किया है उन देशों को देखें, एक बार ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले मैप कराया था इंडिया का, इस तरह से ये टाइम है यूरोपियन मैप पर नज़र डालने का। तो अगले लेक्चर में हम लोग आगे मूव करेंगे, मिलते हैं इसके बाद। हाँ, एक और देखना, आपने जो सब्सक्राइब किया हुआ उस पर बेल आइकन भी है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि इसके बाद जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, तुरंत आप कंटिन्यूटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।